नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक बेहद रोमांचक पन्ने को पलटने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने बिल्कुल शून्य से शुरुआत की, जिसका कोई शाही बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत और कुशाग्र बुद्धि से उसने एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेर शाह सूरी की। तो आइए इतिहास के इस शानदार सफर पर एक साथ चलते हैं। जरा इस कथन पर गौर कीजिए, यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को आसानी से भारत से खदेड़ दूंगा। चंदेरी के युद्ध के समय शेर शाह सूरी द्वारा की गई ये घोषणा कोई हवाई बात नहीं थी। ये उनके आत्मविश्वास की वो गूंज थी जिसने आगे चलकर सचमुच मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। आप समझ सकते हैं कि इस इंसान के इरादे कितने फौलादी रहे होंगे। तो चलिए आज की इस चर्चा का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे शेर खान के उदय से, फिर देखेंगे मुगलों की बेदखली, उनके विजय अभियान और कुछ गहरे विवाद, एक महान प्रशासक के रूप में उनकी भूमिका, उनका एक विस्फोटक अंत और अंततः सूरवंश का पतन। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले अध्याय की ओर, शेर खान का उदय। 1472 की बात है, जब फरीद नाम के एक बालक का जन्म हुआ। पारिवारिक कलह कुछ ऐसी रही कि उन्हें जौनपुर जाके शिक्षा लेनी पड़ी। पर कहते हैं ना कि टैलेंट अपना रास्ता बना ही लेता है। अपनी काबिलियत के दम पर वो जौनपुर जागीर के मैनेजर बने। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है 1520 के दशक का। दक्षिण बिहार के शासक बहार खान लोहानी की सेवा के दौरान फरीद ने अकेले एक शेर को मार गिराया था। बस यहीं से उन्हें नाम मिला शेर खान। और फिर 1529 में बंगाल के शासक को हराकर उन्होंने खुद को हजरत आला घोषित कर दिया। अब इतिहास की एक बहुत बड़ी विडंबना देखिए। शेरशाह के बारे में जो सबसे प्रामाणिक जानकारी आज हमारे पास है वो है अब्बास खान सरमानी की किताब तारीख़-ए-शेरशाही। लेकिन क्या आपको पता है इसे किसने लिखवाया था? इसे लिखवाया था महान मुगल सम्राट अकबर ने, क्योंकि अकबर गहराई से समझना चाहते थे कि आखिर ये इंसान था कौन जिसने उनके पिता हुमायूं को पूरे हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया था। और इसी के साथ हम आते हैं दूसरे अध्याय पर, मुगलों की बेदखली। शेरशाह ने अपनी रणनीतिक चतुराई का सबसे बड़ा नमूना पेश किया 1539 के चौसा के युद्ध में, जहां उन्होंने हुमायूं को करारी मात दी और शेरशाह की उपाधि धारण की। पर असली गेम चेंजर था 1540 का कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। इस युद्ध ने हुमायूं को न सिर्फ हराया बल्कि पूरे 15 सालों के लिए भारत छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। और इसी के साथ भारत के तख्त पर आधिकारिक रूप से सूरवंश यानी द्वितीय अफगान वंश का परचम लहराया। अब रुख करते हैं तीसरे अध्याय का, विजय अभियान और विवाद, क्योंकि हर साम्राज्य के विस्तार की अपनी एक काली सच्चाई होती है। 1543 की रायसीन की घेराबंदी एक ऐसी ही घटना है। किले पर कब्जा करने के लिए शेर शाह ने एक चाल चली। उन्होंने पवित्र कुरान की कसम खाकर शासक पूरनमल जाट और उनके लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने का वचन दिया। लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, कसम तोड़ दी गई और एक भयानक नरसंहार हुआ। ये एक ऐसी घटना है जिसे इतिहासकार आज भी बेहद निष्पक्ष रूप से शेर शाह के शानदार करियर का सबसे गहरा धब्बा मानते हैं। हालांकि हर राज्य को जीतना इतना आसान नहीं था। गिरी सुमेल के युद्ध के बाद खुद शेरशाह ने माना था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मारवाड़ का इलाका अपनी रूखी जमीन और बाजरे की खेती के लिए जाना जाता था। ये एक वाक्य हमें बताता है कि वहां की कठोर जमीन पर उन्हें कितनी कड़ी टक्कर मिली थी कि उनका पूरा साम्राज्य दांव पर लग गया था। आखिर उस युद्ध में हुआ क्या था? 1544 में जोधपुर के राजा मालदेव का सामना करने से बचने के लिए शेर शाह ने जाली चिट्ठियों का एक बहुत ही चालाक खेल खेला। उन्होंने मालदेव और उनके सेनापतियों के बीच अविश्वास का बीज बो दिया। मालदेव तो पीछे हट गए, लेकिन उनके सेनापति जैता और कुंपा पीछे नहीं हटे। जरा कल्पना कीजिए, मात्र 8000 राजपूत शूरवीरों ने शेर शाह की 80,000 की विशाल फौज का डटकर सामना किया। शेरशाह जीत तो गए, लेकिन इस जीत ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। भारी नुकसान हुआ था उन्हें। इन्हीं अभियानों के दौरान 1544 के मेवाड़ अभियान में हमें इतिहास का एक अत्यंत भावुक पल देखने को मिलता है। सत्ता की इस अंधी दौड़ में शाही उत्तराधिकारी उदय सिंह की जान बचाने के लिए धाय माँ पन्ना ने अपने ही सगे बेटे चंदन को सोते हुए हत्यारों की तलवार के आगे छोड़ दिया। वफादारी और बलिदान की ये दास्तान सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
चलिए अब युद्ध के मैदान से थोड़ा बाहर आते हैं और अपने चौथे अध्याय की बात करते हैं। एक महान प्रशासक के रूप में शेरशाह सूरी। शेरशाह सिर्फ एक कुशल रणनीतिकार ही नहीं थे, बल्कि एक बेमिसाल प्रशासक भी थे। उन्होंने एक बेहद सिस्टमैटिक ब्यूरोक्रेसी बनाई। उन्होंने काम को 3 मुख्य विभागों में बांटा। दीवाने विजारत, जो अर्थव्यवस्था देखता था, दीवाने इंशा, जो कूटनीति और सरकारी चिट्ठी पत्री संभालता था, और दीवाने कज़ा, जो उनका न्याय विभाग था। ये ढांचा इतना पक्का था कि आगे चलकर मुगलों और अंग्रेजों ने भी इसी पैटर्न को अपनाया। और आज जो हमारी जेबों में रुपया है ना, उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। उन्होंने चांदी का 180 ग्रेन का सिक्का चलाया, जिसे टंका कहा गया, और तांबे का 360 ग्रेन का सिक्का दाम कहलाया। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इन पर देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया गया था। यही वो आर्थिक मानक था जिसने हमारे आज के आधुनिक रुपए को जन्म दिया। अब बंगाल को ही ले लीजिए। ये इलाका लगातार विद्रोहों के लिए जाना जाता था। शेरशाह ने इसे बड़ी समझदारी से हैंडल किया। उन्होंने पूरे सूबे को छोटे छोटे जिलों में तोड़ दिया, जिन्हें सरकार कहा गया। हर सरकार में अपनी फौज के साथ सिकदार बिठाए गए और इन सब पर नजर रखने के लिए अमीर-ए-बांग्ला नाम का एक नया पद बनाया गया। इस डिसेंट्रलाइजेशन ने बंगाल की हमेशा बगावत करने वाली समस्या को जड़ से खत्म कर दिया। उनके सुधारों की लिस्ट इतनी लंबी और प्रभावी है कि के.आर. कानूनगो जैसे इतिहासकार उन्हें इस मामले में अकबर से भी ऊपर रखते हैं। जमीन के लिए उन्होंने पट्टा सिस्टम शुरू किया, जो आज के प्रॉपर्टी डीड्स का ही पुराना रूप है। उनकी पुलिस और कानून व्यवस्था इतनी चुस्त थी कि स्थानीय अधिकारियों की सख्त जिम्मेदारी तय होती थी। कहा जाता है कि उनके राज में एक अकेली बूढ़ी औरत भी सोने से भरा टोकरा लेकर बिना किसी खौफ के सफर कर सकती थी। और हाँ, प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे तब सड़क-ए-आजम कहा जाता था, और डाक चौकियों का नेटवर्क भी उन्हीं की देन है। लेकिन हर महान कहानी का एक अंत होता है। अध्याय 5, एक विस्फोटक अंत। 22 मई 1545 की वो मनहूस तारीख। कालिंजर किले को जीतने की कोशिश चल रही थी और एक बेहद अकल्पनीय घटना हुई। शेरशाह की अपनी ही उक्का तोप का एक गोला किले की दीवार से टकराया और सीधे वापस लौटकर वहीं आ गिरा जहां बारूद का पूरा ढेर रखा था। एक भयंकर धमाका हुआ। वो बुरी तरह जल चुके थे, लेकिन कहते हैं कि उनकी जान तब तक नहीं निकली जब तक उनके कानों में किले पर फतह हासिल करने की खबर नहीं पड़ गई। और अब हम आ पहुंचे हैं हमारे आखिरी अध्याय पर, सूरवंश का पतन। सोचिए, जो साम्राज्य इतने कड़े संघर्ष के बाद खड़ा हुआ था, वो बिना अपने विजनरी नेता के कितनी जल्दी ढह गया। शेरशाह के बाद उनके बेटे इस्लाम शाह ने कुछ सालों तक तो सिस्टम संभाला, लेकिन उनके जाते ही सत्ता का खूनी खेल शुरू हो गया। 1553 में चाचा ने भतीजे को मार डाला। पूरा वंश आपस में लड़कर कमजोर हो गया, और इसी फूट का फायदा उठाया हुमायूं ने। 1555 के सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने वापसी की और अपना खोया हुआ तख्त फिर से पा लिया। सूर राजवंश कई टुकड़ों में बिखर चुका था, लेकिन इस अफरा तफरी में आदिल शाह के एक सेनापति हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य का उदय हुआ। उधर हुमायूं वापस तो आ गए थे, पर कुछ ही समय बाद अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मौत हो गई। इस मौके का फायदा उठाकर हेमू ने कुछ वक्त के लिए दिल्ली पर कब्जा किया और वो अंतिम हिंदू सम्राट बनी। लेकिन अंततः ये सब अकबर के एक महान सम्राट बनने की कहानी की शुरुआत भर थी। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके सामने सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या एक ऐसा इंसान जिसने शून्य से उठकर सिर्फ 15 सालों तक राज किया, क्या उसका प्रभाव उन साम्राज्यों से ज्यादा गहरा था जिन्होंने सदियों तक हम पर हुकूमत की? क्या शेरशाह सूरी सिर्फ मुगलों के इतिहास का एक ब्रेक थे, या वो हमारे आधुनिक भारतीय प्रशासन के असली वास्तुकार थे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।